अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याण प्रभाग समिति 14 के अध्यक्ष जीवन वालेलकर साहब के पास में, जहाँ पे हम जो है आने वाली ईद के शुभ अवसर पर कुछ बातें करेंगे और आवाम के लिए क्या संदेश देंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ख़ास करके उन्होंने हमें जो है जो मुमरा के अंदर बिल्डरों के और समाज सेवक गनी मचान के बीच में जो घमासान चल रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने हमें बुलाया है। उसके ऊपर भी वो हमसे कुछ चर्चा करने के लिए उन्होंने हमें फ़ोन किया था। अब हम देखते हैं कि ये जीवन वालेलकर साहब जो है इन लोगों के पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, वो हम आपको अपने चैनल के ज़रिए दिखाएंगे। पहले तो हम उनका जो है अपने चैनल के ज़रिए स्वागत करते हैं कि पहली बार वो हमारे चैनल के सामने आए हैं। जीवन सर, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आपने हमको जो है मौका दिया है हमारे चैनल पे आने का। सर, जिस तरह से मुमरा के अंदर पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जिससे जो है बहुत से लोग परेशान हैं, हॉकर्स परेशान हैं और डेली के जो काम करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। सर, कहीं ना कहीं ये एक स्कैम चलाया जा रहा है कोरोना के नाम पर। और आपने जो है पिछले लॉकडाउन में भी जो है माशाल्लाह बहुत लोगों की हेल्प की। आप एक अच्छे समाज सेवक भी हैं। तो सर, इस लॉकडाउन को लेकर के और कोरोना की महामारी को लेकर के आप क्या संदेश देंगे? और कल ईद भी है, ईद के शुभ अवसर पर आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे ऑफिस पे आए। इसके लिए आपको मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात कल जो ईद का जो त्यौहार है, तो मेरी मुमरा, कौसा और देशवासियों के सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो कोरोना महाकाल में जो सब देश की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, लेकिन मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम में पिछले साल में जो लॉकडाउन हुआ था और वो लॉकडाउन और ये आजकल का जो लॉकडाउन अभी के पीरियड में जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें सरकारी जो सुविधाएं थी वो देने में कहीं ना कहीं सरकार बहुत असफल हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कितने लोगों ने कितना पैसा अदा किया है और इसका काला बाजार किस तरह हो गया, किस तरह उसकी शॉर्टेज हो गई। लोगों को ये कोरोना के नाम में मतलब एक लूटने का धंधा यहाँ के जो डॉक्टर्स लोग हैं और स्पेशली जो लैब है, इन लोग ने चालू किया है। एक इंजेक्शन की कीमत 1200 रुपये थी, उसको मेरे सामने 15-16 हज़ार में लोगों को दिया गया है इंजेक्शन, लेकिन उससे भी लोगों को राहत मिली नहीं है। और सरकार को अगर ये पहले से पता था कि कोविड फैल रही है तो उसकी उपाय योजना सरकार को करना चाहिए थी। सर, जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में लोगों को मालूम नहीं था कि ये वबा कैसी है, ये कोरोना की कैसी बीमारी है, उनको किसी तरह का इलाज के बारे में भी मालूम नहीं था और ना ही कोई ऐसी वैक्सीन आई थी। तो सर, पिछले साल मरने वालों का जो रेशियो था उससे कहीं ज़्यादा इस साल है, जबकि आज की ये कोरोना सेकंड में वैक्सीन भी अवेलेबल है और उसकी दवाइयाँ भी अवेलेबल है। तो सर, कहीं ना कहीं इसमें जो है घपला है कि नहीं है? तो वैक्सीन आप बोल रहे हो अवेलेबल है, लेकिन हमारे कल्याण ग्रामीण का जो सेंटर है नीलजे गांव में, उधर आज भी हम लोग जाते हैं या हमारे गांव वाले उधर जाते हैं तो उधर वैक्सीन अवेलेबल है ही नहीं। 200 लस पर डे आ रहा है। हाँ। और हजारों की संख्या में उधर लाइन लगी है। तो वैक्सीन अवेलेबल है मतलब ये मैं तो नहीं बोल सकता। गवर्नमेंट ने भले ही दावा किया है कि वैक्सीन हम लोग के पास अवेलेबल है, लेकिन लोगों को मिल नहीं रही है। जमीन के ऊपर फैसिलिटी कहाँ मिल रही है लोगों को? वो तो खाली घोषणाएं हो रही है। सर, तो क्या कहेंगे आप ऐसे हॉस्पिटल्स को जहाँ पर एक मुद्दा और है हमारे पास में। आपको मालूम होगा कि मुमरा की प्राइम हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले आग लगी थी, जिसमें जो है 4 मरीज भी एक्सपायर हो गए। सर, ऐसे ना जाने कितने हॉस्पिटल हैं जिसका फायर ऑडिट नहीं है अभी तक। तो ऐसे हॉस्पिटलों को आप क्या अपनी तरफ से क्या चेतावनी देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, अगर वो फायर उन लोग का ऑडिट नहीं था, फायर परमिशन, तो वो जवाबदारी ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था और ठाणा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वो देखना चाहिए था। अभी इतने साल से अभी वहाँ पर जो घटना हुई है तभी मालूम पड़ रहा है कि फायर ऑडिट नहीं था।
ना जाने कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं। हाँ, न जाने अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल रहेंगे जिनका फायर ऑडिट नहीं है, तो वो कॉरपोरेशन का जवाबदारी है वो सब चीज़ कराने का और उधर फैसिलिटी देने का। जीवन सर, आज कई दिनों से मुंबई में आपको भी मालूम होगा कि जो है कुछ बिल्डर और कुछ समाज सेवक के बीच में घमासान चल रहा है। तो सर, गनी मचान को भी आप जानते होंगे कि जो है जिस तरह से आपने कहा कि मैं उनको जानता हूँ, और जो वहाँ के बिल्डर हैं, चाली के बिल्डर हैं, उनको भी आप जानते हैं। सर, ये घमासान होना चाहिए या ये गलत है? और सर, इसमें निर्दोष आप किसको समझते हैं? देखिए, वहाँ पर जो चाली के बिल्डर जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, और ये जो अब्दुल गनी मचान जो है, इनका वो लोग ने शिकायत किया था इससे पहले मुमरा पुलिस स्टेशन में कि वो जबरन उन लोग से पैसा वसूली कर रहा था। और शायद एक बिल्डर है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं है, उसने ये इसके कांड को कंटाल के, जो गनी मचान और एक पत्रकार था, उसका नाम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ये लोग ने जिस तरीके से उसको प्रेशर किया था, उसको लेके उसने सुसाइड करने का कोशिश किया था। और वो लोग का वो सब मैटर होने के बाद में इन लोग ने मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया था, और वो एफआईआर दर्ज हुआ था इन लोग के ऊपर, और उसके एफआईआर के चलते ये लोग का अरेस्ट भी हुआ था। तो उसके बाद में मेरे जो दोस्त थे बबलू, वो भी मतलब बिल्डर ही है, तो उनके ऊपर इन्होंने एक झूठा एफआईआर दर्ज कराने का कोशिश किया था जब वो लोग इलेक्शन के चक्कर में गाँव गए थे। तो वो लोग को जब मुमरा पुलिस स्टेशन से फ़ोन किया, तब उन्होंने उनका लाइव लोकेशन भेज दिया था उधर मुमरा पुलिस स्टेशन में, तो वो लोग झूठे साबित हुए थे। उसके बाद में भी अभी फिर इन लोग ने वही तरीके से अटेम्प्ट करके इन लोग को फंसाने का कोशिश किया है। तो शायद मुमरा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर उनका अभी लिया है, मेरे सुनने में है, लेकिन मेरी दरखास्त है मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर जो है मधुकर कट साहब कि ये जो एफआईआर जो गनी मचान की तरफ से उनके भाई ने दिया है, उसका सखोल इन्वेस्टिगेशन करें, और उसमें अगर आरोप में कोई भी सच्चाई हो तो भले कोई भी रहे, वो गुनाह दाखिल करने का उनको पूरी तरीके से राइट है, लेकिन आरोप में अगर सच्चाई नहीं है तो जिन्होंने एफआईआर दिया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सर, बबलू 712 को आप कितने सालों से जानते हैं? देखिए, बबलू 712 को मैं 5 साल से जानता हूँ, मेरे अच्छे फ्रेंड है, और मैं उसको एकदम नज़दीक से अच्छी तरह से जानता हूँ कि बबलू भाई जो है ऐसा क्राइम कर ही नहीं सकते। सर, तो जिस तरह से इनके ऊपर 326, 323, 507 और 34 की एफआईआर दाखिल की गई है, सर ऐसे में आप अपने गृह निर्माण मंत्री माननीय जितेंद्र रावत साहब से क्या अपील करेंगे? मैं गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत साहब से यह अपील करना चाहूँगा कि बबलू 712 और उनके अन्य साथी जो है अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कई साल से अपने पार्टी का काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उनके ऊपर एफआईआर जो हुआ है वो गलत तरीके से दाखिल किया गया है। उस एफआईआर में कोई तथ्य नहीं है। अगर उसकी सही से जांच होगी तो जिसने एफआईआर किया है वो 100% झूठ साबित होगा। इसके लिए मेरी साहब से दरखास्त यही रहेंगी कि इन लोग को जो है सपोर्ट करें, और इनके बारे में स्पेशली वो मधुकर कड़ साहब से बात कर ले या मुलाकात करके पूरी तरह से सखोल इन्वेस्टिगेशन की जांच की मांग करें।